हेलो एवरीवन, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट के बारे में क्वेरीज आई थी कि भाई लैंड रेवेन्यू पढ़ना है। तो आज अपन चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 61 से लेकर 91 ए है, इसके अंदर सेक्शन है और इसको अपन 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला है ऑफिसर, दूसरा लैंड सर्वे, तीसरा लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, चौथा है जनरल। तो ऑफिसर के अंदर जो रेंज है इसकी 61 से लेकर 65 है। लैंड सर्वे के बारे में बता, जो भू सर्वेक्षण करेगा वो 66 से लेकर 74 तक आएगा। फिर लैंड रेवेन्यू का जो असेसमेंट करेगा वो 75 से लेकर 86 तक आएगा। फिर जनरल के बारे में 87 से लेकर 91 ए तक आएगा। अब बात करते हैं इसकी पार्ट ए, जो 61 से लेकर 65 तक अधिकारी के बारे में बताएगा, कौन कौन अधिकारी होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो 61 है तो रिपील किया गया है 2022 के अंदर। अब बात करते हैं 62 की। तो 62 के अंदर बताता है अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड का जो अपॉइंटमेंट करेगा, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और जो इसका कार्य वगैरह होगा या ये क्या काम करेगा या किसके डायरेक्शन में होगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में होगा। काम क्या होगा? भू सर्वेक्षण और भू अभिलेख का प्रबंध करना या नियंत्रण करना, इसका काम होगा। फिर बात करते हैं 63 ये कहता है कि जो अपर आयुक्त या भू अभिलेख है, इसकी जो नियुक्ति वगैरह है और उनकी शक्तियाँ कर्तव्य है। यानी अपन ने 62 में तो किसका जो अपॉइंटमेंट किया था? कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड का। अब बात करते हैं 63 में, तो वो बताता है एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड का। तो इसकी भी नियुक्ति सेम वैसे ही है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में काम करेगा, या जो इसको कार्य वगैरह किस प्रकार से सौंपे जाएंगे तो वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा, जो उसको रोल वगैरह बता दिए जाएंगे कि इस तरह से आपको काम करना है। और ये किसके निर्देशन में रहेगा? तो ये कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के निर्देशन में रहेगा। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 64 की। अगर सेक्शन 64 में अपन देखते हैं तो यहाँ पर अपने को मिलता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर है एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर है, तो इनके बारे में जो अपॉइंटमेंट है ये बात करता है। यानी सबसे पहले बात की गई है अपने पास में कलेक्टर की। यानी कलेक्टर क्या होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होगा, यानी जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। जिले का कलेक्टर क्या होगा? जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। बी क्या होगा? जिले का अपर कलेक्टर, यानी अपन कह सकते हैं एडिशनल कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो वो क्या करेगा कि कलेक्टर के लिखित आदेश के लिए जाने पर आवंटित क्षेत्र के लिए जिला सर्वेक्षण अधिकारी DSO के रूप में कार्य कर सकेगा। फिर आता है एडिशनल कलेक्टर। फिर आता है सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ सब डिविजनल सेल भी डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर, यानी वो क्या हो जाएगा? DSO हो जाएगा, DYSO हो जाएगा। फिर पॉइंट डी की बात करते हैं, तो वहाँ पर अपने को तहसीलदार है या अपर तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो वो अपने अपने क्षेत्र जो इसका जुडिक्शन होगा उसके अंदर वो क्या होगा? सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे। यानी अपन कह सकते हैं वो क्या चीज़ होगा? असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर होंगे उसमें, जो जुडिक्शन के अंदर वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर। फिर बात करते हैं अपन ऑल डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है सेल बी सब सबॉर्डिनेट टू द कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के होंगे। यानी समस्त जिला संरक्षण अधिकारी आयुक्त अभिलेख के अधीनस्थ होंगे। 64 क्लॉज 3 यह बात करेगा कि ऑल द डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर एंड असेसमेंट सर्वे ऑफिसर, यानी DSO और DASO, तो ये किसके अधीन है? DSO के अधीन होगा, अधीनस्थ होगा। फिर बात करते हैं अपन उपखंड में असिस्टेंट SO के बारे में, तो वो किसका अधीनस्थ होगा? DYSO के अधीनस्थ होगा। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 ये कहता है कि भाई आप पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर है या असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, यानी DSO, DYSO और ASO, तो इन तीनों को क्या किया जाएगा? पावर वगैरह दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ऐसा कोई भी लैंड है या ऐसी कोई भी इससे संबंधित सर्वे करना है, तो द पावर ऑफ द कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार अंडर दिस कोड द रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड सब्जेक्टेड टू द लैंड सर्वे सेल वेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। और तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई कलेक्टर है तो जिला संरक्षण अधिकारी का होगा, उप अधिकारी है तो उपखंड संरक्षण अधिकारी का होगा, तहसीलदार तो सहायक संरक्षण अधिकारी के अंडर में काम करेगा।
फिर बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस संहिता के अधीन जो डीएसओ है कि समस्त या किन्हीं भी शक्तियों के, या अपन कह सकते हैं सब डीएसओ है या अपन असिस्टेंट सर्वेक्षण अधिकारी है में निहित कर सकेगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, डीएसओ की सारी शक्तियां या कोई भी ऐसी शक्ति जो उप सर्वेक्षण अधिकारी को या सहायक सर्वेक्षण ऑफिसर को क्या करेगा, नियुक्त भी कर सकेगा। अब बात करते हैं अपन पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर क्या है कि सेक्शन 66 से लेकर 74 तक बताया गया है। जो एक 66 है जो भू सर्वेक्षण की परिभाषा बात कर गए हैं, लैंड सर्वे क्या होगा इसके बारे में वो बात करता है। तो ये परिभाषा अपन देख लेते हैं कि भूमि का संरक्षण संख्या को भूखंड या संख्या को विभाजन यानी डिवाइडेशन, या अपन कैसे विद्यमान संरक्षण संख्या को भूखंड संख्या को मान्य करेगा, उन्हें पुनर्गठित करना या नवीनीकरण संरक्षण करना या संख्या विकसित करना, मैपिंग वगैरह करना या इसको कुछ भी रिवाइज करना या अपन कह सकते हैं कि इम्प्रूव करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। फिर प्रिपरेशन फॉर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी अधिकार के अभिलेख को तैयार करना। उसके बाद में ऐसा कोई प्रिपरेशन जो फील्ड में जा रहे हो तो वहाँ पर बुक कंटेनिंग या ईच सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, तीन सारी चीज़ों का करना, तैयार करना। फिर ऐसा कोई भी प्रिपरेशन ऑफ एनी अदर रिकॉर्ड एज में प्रिस्क्राइब किया गया हो, जैसा कोई भी आपको विहित करे तो वो सारी चीज़ें तैयार करनी होगी। यानी भू संरक्षण का मोटा मोटा बात कर सकते हैं कि भाई आपको कहाँ पर पार्टीशन करना है, कहाँ पर उसको सर्वे करना है, नंबर बताना है या प्लॉट नंबर लिखना है, तो ये सारी चीज़ें। फिर आपको लैंड और रिवाइज का इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से करना है, फिर जो रिकॉर्ड का राइट वगैरह है वो उसके तैयार करना है। फिर बुक कभी आप फील्ड में जाते हो तो साथ में बुक वगैरह पुस्तिका रखना, तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर बात करते हैं 67 के अंदर आता है कि भाई आप नोटिफिकेशन के द्वारा प्रपोज्ड लैंड सर्वे करोगे। यानी क्या करोगे कि जो भी प्रस्तापित करोगे भू सर्वेक्षण की अधिसूचना के द्वारा, यानी डीएसओ अपने क्या के प्रभार को संपूर्ण, या डीएसओ क्या करेगा, तो डीएसओ संपूर्ण या किसी भी क्षेत्र में वो सर्वेक्षण करेगा तो वो क्या करेगा, उसको पहले नोटिफाई करना पड़ेगा, यानी अधिसूचना में उसको प्रकाशित करके ही प्रारंभ कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा, पब्लिकेशन करना पड़ेगा। और अधिसूचित जो भी लैंड है या उस तारीख से जब तक कि वो उसका लैंड सर्वे के अधिदिन समझाया जाएगा, यानी जिस तारीख को वो नोटिफिकेशन निकाला है उस तारीख से वो क्या करेगा, सर्वेक्षण का अधिदिन समझाया जाएगा जो भी भूमि वगैरह है। और जैसे ही सर्वेक्षण मतलब सर्वे खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो उसकी घोषणा भी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से डीएसओ द्वारा जारी न कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत कि भू सर्वेक्षण जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू सर्वेक्षण कब किया जाएगा, तो वह राज्य के शासन का निर्देश पर कर सकता है, या गत सर्वेक्षण को 30 वर्ष पूर्ण होने पर कर सकता है, या नक्शा जो जीर्ण शीर्ण है तो अगर मिल नहीं रहा है, अनुपलब्ध है, तो उस समय कर सकेगा, या ऐसी कोई भी अदर सर्कमस्टेंसेज हो तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, डीएसओ अगर उचित समझता है तो वो वहाँ पर भू सर्वेक्षण कर सकेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 68 की, यानी फॉर्मेशन ऑफ सर्वे नंबर और विलेज, यानी सर्वेक्षण संख्या क्या होगा इसके बारे में बात करता है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, इस कोड के अधीन बनाए गए रूल्स वगैरह अधीन रहेंगे जो डीएसओ के रहेगा। फिर इसका अगर आपको लैंड का विस्तार करना है, माप करना है, या मैपिंग करनी है, या आपको चिन्ह करना है, या लैंड का डिवाइडेशन करना है, या कोई भी ग्रुप के अंतर्गत कोई भी आपको प्लॉट की जो संख्या है या डिजिट वगैरह वो लगानी है, इसको पुनर्गठित करना है, नवीन सर्वेक्षण करना है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्या को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्या को पुनर्गठित कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत विकसित की जा सकेगी। फिर बात करते हैं कि भाई जो सेक्शन अपन ने 67 की क्लोज 1 पढ़ा था, क्लोज 1 क्या था अपने पास में 67 का क्लोज 1 यही था कि भाई जो डीएसओ है अपने प्रभार के संपूर्ण या किसी भी क्षेत्र में भू सर्वेक्षण राजपत्र के इस आशय अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करके इसको प्रारंभ करेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं तो वो उसको लागू नहीं होगी, कहाँ पर 68 के अंदर, ठीक है। फिर सेक्शन 69 तो वो आता है सेपरेट सीमांकन करना, यानी सेपरेट
ऑफ लैंड डिवर्टेड ऑफ स्पेशली असाइन। तो यहाँ पे बात की जाएगी कि भाई आपको कोई भी व्यपवर्तित की गई या विशेष रूप से समुदेशित की गई भूमि का पृथक सीमांकन समझा जाएगा। यानी ऐसी कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड का कोई भी पार्ट है या जो सेक्शन 172 या 237 के अंतर्गत विशेष रूप से आई हो, तो वहाँ पर उसमें क्या किया सीमांकन किया जाएगा। या जब कोई भी भूमि का भाग है जो सेक्शन 159 के अंदर है तो उसको परिवर्तित कर दिया 159 के क्लोज 2 के अंतर्गत, तो डीएसओ का है। तो ये सारी चीज़ें ओनली 59 के क्लोज 2 के अंदर है, 159 नहीं है। तो यह सारी चीज़ें कौन करेगा? सर्वेक्षण यानी डिस्ट्रिक्ट सर्वेक्षण ऑफिसर करेगा। और डीएसओ या ऐसे किसी भी पार्ट के पृथक सर्वेक्षण संख्या या सर्वेक्षण संख्या के उपकरण के रूप में उसको क्या कर सकेगा? गठित कर सकेगा। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 70 की, यानी सर्वेक्षण संख्या को पुनर्क्रमांकित या उप विभाजित या समामेलित करने की शक्ति किसके पास में रहेगी? डीएसओ के पास में रहेगी। यानी पूर्व क्रमांकित या उप विभाजित या समामेलित शक्ति डीएसओ ही करेगा। यानी 67 या 70 जो भी किया है उसका 71 के अंतर्गत रिकॉर्ड और एंट्री करेगा। यानी जो नेक्स्ट 71 है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा भाई, अपन ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, तो 67 से लेकर 70 तक बीच में, तो उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड करना है उसकी सारी एंट्रियाँ रखी जाएगी। प्रविष्ट करेगा क्षेत्रफल निर्धारण में, अभिलेख में, ठीक है। इसके बाद में अपन अगर बात करें 72 की, तो 72 बात करता है ग्राम की आबादी का अवधारण के बारे में बात करता है। तो वहाँ पर डीएसओ क्या करेगा कि प्रत्येक बसे हुए ग्राम के मामले में भूमियों में जो भी उसका राइट है उसको अगर ध्यान में आ रहे हैं या ध्यान में रखेगा, तो निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित किए जाने वाले कोई भी जो क्षेत्र है जो अभी निश्चित किए गए या अवधारित करेगा, ऐसे क्षेत्र को ग्राम की आबादी समझी जाएगी। यानी डीएसओ क्या करेगा? निवासियों के निवास या आनुषंगिक प्रयोजन या क्षेत्र का अभिनिश्चित किए गए हैं तो उनको देखा जाएगा। फिर बात करते हैं 73 की सेक्शन 73 ये कहता है कि ग्रामों का विभाजन, ग्राम के विभाजित या संयोजित करने या उनमें से किसी भी क्षेत्र का अपवर्जित करने या जिला के सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति क्या क्या रह सकती है? तो शक्ति किसके पास में रहेगी? डीएसओ के पास में रहेगी। और इसको अगर डिवाइड करना, यूनिट में करना या एक्सक्लूड करना कर सकेगा। फिर बात करते हैं 74 की, तो 70 क्या है कि भाई 74 ग्रुपिंग ऑफ विलेजेस के बारे में बात करता है। ग्रुपिंग ऑफ विलेज के बारे में गांव को समूह में बनाना, तो वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक विशेषता है जैसे कृषक है, आर्थिक दशा, व्यापारिक सुविधा, संचार साधनों का, इन सभी चीज़ों में क्या करना है? ध्यान देना है। प्राकृतिक विशेषताओं में, कृषिक आर्थिक दशाओं में, व्यापारिक सुविधाओं, संचार, तो ये अगर प्रत्येक जिले के तहसील के या किसी भी जिले या तहसील के भाग के उन गांव के लिए क्या किया जाएगा? इनका समूह बनाया जाएगा। अब बात करते हैं अपन पार्ट सी की, भू राजस्व निर्धारण कौन करेगा, यानी इनका असेसमेंट कौन करेगा। तो असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले बंदोबस्त की परिभाषा बताई गई है, यानी सेटलमेंट की परिभाषा बताई गई है। जो राजस्व सर्वेक्षण चालू रहने के दौरान किसी भी स्थानीय क्षेत्र में की भूमियों पर देय भू राजस्व अवधारित करने या पुनरीक्षित करने के किसी भी उपबंध में अनुसार संख्याओं का परिणाम बंदोबस्त कहलाता है। यानी जो इसकी डेफिनेशन है इस प्रकार से कि राजस्व संरक्षण चालू रहने के दौरान में भूमियों पर जो कुछ भी देय है वो लैंड रिकॉर्ड है, पुनरीक्षित करने के लिए इस भाग के उपबंधों के अनुसार की गई सक्रियों का परिणाम बंदोबस्त कहलाता है। बंदोबस्त की जो अवधि है वह क्या होगा? वह काल अवधि जिसके दौरान पुनरीक्षित भू राजस्व प्रवर्त रहा है, यानी टर्म ऑफ सेटलमेंट इज नॉट फिक्स।
फिर आता है फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट्स के बारे में बात की गई है। जो भी है तो वो क्या कौन तय करेगा, जिला संरक्षण अधिकारी यानी राज्य शासन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब क्या इसके अंदर भूखंड प्लॉट की संख्या रहेगी, क्या रहेगा, वो सारा कुछ काम है, कोई भी खतौनी रिकॉर्ड वगैरह है तो ये सारा काम डीएसओ देखेगा। उसके बाद में 78 और 79 रिपील किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 वो समस्त भूमियों का निर्धारण का दायित्वाधीन होगा, किसके अंदर होगा, डीएसओ के अंदर होगा। फिर सेक्शन 81 कहता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, निर्धारण के सिद्धांत के बारे में बात करता है। तो निर्धारण के सिद्धांत क्या फॉलो किए जाएंगे, तो वो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में या नॉन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, जैसे सेक्शन 59 है तो उसके साथ में अपन आराम से पढ़ेंगे। यानी क्या कि कुछ ऐसे सिद्धांतों के अनुसार निबंधों के रहते हुए किया जाएगा। फिर सेक्शन 82 आ जाता है। 82 यह कहता है कि भाई लैंड रेवेन्यू असेसमेंट टू बी इफेक्टिव, यानी भू राजस्व निर्धारण का प्रभावशील कब होगा। तो इसके अंदर क्या किया गया है कि भाई जब किसी भी भूमि के राजस्व का निर्धारण किया जाता है तो सेक्शन 77 और 81 के अनुसार ही नियत किया जाएगा, यानी ऐसा निर्धारण आगामी राजस्व के वर्ष से प्रभावशील होगा। इस प्रकार किया गया निर्धारण जब तक कि इस संहिता के या किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार उसको परिवर्तित न कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रहेगा। यानी अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किसकी भूमि का, तो वहाँ पर अगर अमाउंट है और अमाउंट जो भी आपका अमाउंट है उस जिस अमाउंट पर आपने इंटरेस्ट रेट दिया है वो, और आपकी जो भी लैंड है उसकी जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू इनटू जो आपकी रेट है उसका आप कर सकते हो। यानी सेक्शन 81 इंटू आप 77 कर सकते हो। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, जो इफेक्टिव होगा तो वो नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर मान लिया जाएगा। फिर बात करते हैं कि सेक्शन 84 की बात आती है कि भाई राइट को त्यागने वाले भूस्वामी को वृद्धि से माफी। यानी जब आपका लैंड रेवेन्यू असेसमेंट जब प्रारंभ होता है तो उसके फर्स्ट ईयर नवीन निर्धारण से अगर आप क्या हो कि अनसेटिस्फाइड हो, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, जो कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर जो ईयर है प्रारंभ होने के 1 महीने पूर्व अपने राइट को क्या करोगे, 173 के में जो कुछ भी प्रिस्क्राइब किया गया है उसके आधार पर क्या किया जाएगा, त्याग देने पर आपको माफ़ी वगैरह की बात की गई है कि माफ़ी मिल सकेगी। अब इसके अंदर ऐसा कोई भी आपके पास में चार्ज वगैरह है या विलगम वगैरह है तो उसको भी अधिदिन समझते हुए अनुज्ञात है कि भाई आप उसको त्याग कर सकते हो, त्याग नहीं किया जा सकेगा। यानी विलगम बाढ़ के अधिदिन त्यागने की परमिशन नहीं दी गई है। फिर बात करते हैं सेक्शन 85 की। सेक्शन 85 ये बात करता है कि भाई आप कि जो टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है वो किस प्रकार से होगा। तो सामान्य रूप से इसका जो असेसमेंट ईयर होता है वो जो फिक्स है तो वो तो 30 ईयर का होता है, ठीक है, और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में वो क्या होता है 15 ईयर का हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डीएसओ के द्वारा अगर कोई भी जो असेसमेंट की जो टर्म बताई गई है वो नॉर्मल रूप से 30 वर्ष है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसके कारण आपको संपूर्ण क्षेत्र या किसी भी पार्ट के लिए किसी स्पेशल टेरिटरी के अंदर आपको लैंड रेवेन्यू के जो असेसमेंट में परिवर्तन करने का निर्देश है तो वो 30 वर्ष के पूर्व भी अगर डीएसओ अधिकारी को दे सकेगी, किंतु ऐसा निर्देश होगा कि जो असेसमेंट का निर्धारण वो 15 वर्ष के पूर्व का नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य है सामान्य रूप से 30 ईयर है और विशेष परिस्थिति में 15 ईयर है। अब इसके अंदर एक नोट लिखा हुआ है कि भाई सेक्शन जो 75 अपन ने पीछे पढ़ा था तो वहाँ पर तो क्या है कि जो अगर सेटलमेंट करते हैं तो वहाँ पर सेटलमेंट के लिए कोई भी पीरियड वगैरह वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो टर्म इज सेटलमेंट इज नॉट फिक्स बट
टर्म ऑफ असेसमेंट ईयर फिक्स जनरल रूप से तो 30 ईयर है, और विशेष सर्कमस्टांसेस या विशेष परिस्थिति होती है उसमें 15 ईयर होगा। तो ये आप एकदम नोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पार्ट डी की। सामान्य प्रावधान क्या क्या है 87 से लेकर 91A तक, और 86 भी रिपील किया गया है और 87 भी रिपील है। अब बात करते हैं 88 की। 88 यह कहता है कि भाई आप किसी भी प्रकार का जो मैप वगैरह मेंटेनेंस या किसी भी जो रिकॉर्ड वगैरह रखते हो तो इनका पावर किस प्रकार से ट्रांसफ़र करोगे, तो ड्यूटी में रहते हुए करोगे, यानी नक्शे व अभिलेख रखने हुए ड्यूटी और पावर के बारे में बात करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर कलेक्टर से के डीएसओ को अंतरित के अधीन उसको अंतरित किया जा सकता है। फिर जिसका जो भी पावर यूज़ वगैरह तो चैप्टर 9 और चैप्टर 18 के प्रावधान को क्या किया जाएगा, किसी भी उपबंध के कलेक्टर को बताया जाएगा, यानी कलेक्टर क्या करेगा, इनका देखभाल करेगा। फिर आता है सेक्शन 89 कि कोई भी आपकी सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा जो भी करेक्ट एरर है तो वो सारी चीज़ गलतियों को ठीक करने के लिए उपखंड अधिकारी के पास शक्तियाँ होगी, यानी गलतियों को ठीक करने के लिए सब डिविजनल ऑफिसर करेगा, यानी एरर की करेक्ट करने के कोई भी बकाया नहीं हो वगैरह वगैरह की बातें हैं तो वो सारी चीज़ें सेक्शन 89 में एसडीओ करेगा। फिर सेक्शन 19 में क्या है, सर्वे के बाद पावर क्या रहेगा, तो कलेक्टर को रहेगा, और जो भू सर्वेक्षण समाप्त होने पर सेक्शन 68, 72, 73, 77 के अंदर जो डीएसओ की जो सारी शक्तियाँ हैं या तो वो कलेक्टर के पास में होगी, जिला कलेक्टर की होगी। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन 91 की। भू सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत तहसीलदार की शक्तियां क्या रहेगी, तो तहसीलदार को धारा 69 और 70 के अधीन जिला संरक्षण के अधिकारी की तहसीलदार को शक्तियां होगी। फिर है इसके अंदर के नियम बनाने की शक्ति, तो नियम क्या बनाएगा भाई, तो नियम अपने पास में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और इस संबंध में भू राजस्व संरक्षण या भू राजस्व निर्धारण के संचालन का विनियम वगैरह बना सकेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आप इस चैप्टर को इस चार्ट फॉर्मेट में बनाकर आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और एक शॉर्ट वे में समझ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।